हेलो एवरीवन, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जीवन की भाग दौड़ में आप सभी हम बहुत लंबे समय से भाग रहे हैं और सब अपनी अपनी जगह व्यस्त हैं। लेकिन जिन लोगों ने 90s 80s का बचपन देखा है और उसके बाद का भी, वो लोग ये अच्छे से जानते हैं कि एक संयुक्त परिवार का जो चलन था उस समय में, 2-3 भाई बहन और माता पिता का अनुशासन, वो जैसे जैसे नगरीकरण और शहरीकरण आया, संयुक्त परिवार टूटकर रोज़ी रोटी के चक्कर में शहरों की तरफ बढ़ गए। शहरों की तरफ बढ़ने से बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क तो कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से उतना नहीं पड़ा, लेकिन उतना जितना सामाजिक फ़र्क पड़ा उतना आर्थिक नहीं पड़ा। बेटे तो घरों से निकल आए, पर माँ वहीं छूट गई, क्योंकि माँ उसी परिवेश में पली बड़ी थी। तो मैंने उन्हीं पंक्तियों को बांधा है एक कविता के माध्यम से। आशा करती हूँ कि आप इसको रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ से। तो मैंने इसका शीर्षक दिया है साहब बेटे। बड़े बेटे जो घर के होते हैं थोड़े ज़्यादा लाडले होते हैं, तो ये डेडिकेशन उन्हीं बेटों को है। शायद वो समझ पाएँ कि अपने पीछे वो क्या क्या छोड़ जाते हैं। जो घरों से एक बार निकले तो वापस गए तो, पर वो उस तरह से वापस कभी हो ही नहीं पाए। हालांकि उनकी भी अपनी मजबूरी रही, पर फिर भी अतिथि देवो भव से 4 कदम आगे जाकर सत्कार किया जाता है उनका। अतिथि देवो भव से 4 कदम आगे जाकर सत्कार किया जाता है उनका। जो घर के बेटे कम साहब ज़्यादा रहे। एक दफ़ा नौकरी पर ये घर से बाहर जो निकले, शहरों में ही घर बसा पुराने को खुद से दूर कर बैठे, भूल गए दूर कर। पर हाँ, इनकी बीवियों ने एक नया घर जो इनका ससुराल और बीवी का मायका है दिया, उसे नहीं भूले। जब भी घरवाली को घर की याद आती है, ये भी सीधे अपनी ससुराल में ही पाए जाते हैं। गर्मियों की छुट्टियों, तीज त्योहारों में जब ये आने की खबर देते हैं, तो 70 80 60 साल की बूढ़ी माँ अपनी संपूर्ण ममता उड़ेल देती है और बरसों पहली छोटी रसोई फिर संभाल लेती है। बनाती है पकवान, खीर, 2 रंग सब्जी। पर ये स्टेशन से सीधे ससुराल जाते हैं। धरी रह जाती है माँ की ममता। कई बार ऐसा मैंने महसूस किया कि बहुत रिश्तों में महसूस ही नहीं किया, प्रत्यक्ष रूप से देखा भी कि घर पास पास हैं, शहरीकरण हुआ, आप बस गए बाहर, वापस गए तो वैसे तो आचार विचार और नियम यही कहते हैं कि पहले आप अपने घर जाइए, वहाँ से आप आज्ञा लेकर, आज्ञा ना भी लें तो एक इन्फॉर्मेशन देकर आप आगे जहाँ जाना चाहते हैं पहले अपने स्थान पर जाइए, उसके बाद जाइए। पर ये थोड़ा बदल गया पुराने समय से। अभी नए में जो है, नए घर वही हो गए जिन घरों में इन बड़े साहब बेटों की शादियाँ हुई। पर माँ है बड़े कुनबे की पालनहार, पहरेदार, सिपह सलाहार, माँ ठहरी ढीठ। हर तीज त्योहार, शादी ब्याह, नामकरण, मुंडन, छठी पुजाते फ़ोन चिट्ठी कर उनका मान मनोवल मनाती है। गणेश जी से पहले बुलावा भेजती है। और कभी कभी ये सूटकेस में कपड़ों के साथ साथ अपना साहबपना भी पैक कर लाते हैं। जब भी आते हैं, मतलब हमेशा ही नहीं आ पाते, जब आते हैं ये सूटकेस में कपड़ों के साथ साथ अपना साहबपना भी पैक कर लाते हैं। तब छोटे भाई बहन उनकी अभावगत को हाट बाजार दुकान भागने में हाफ कांप जाते हैं। माँ उनकी मनभावन तरकारियाँ, हलवे, सेवइयाँ, अचार सहित उनके विचार और प्रचार भी रांधती है। छुटकी बहुओं बेटियों से सिलबट्टे पर लहसुन मिर्च की चटनियाँ पिसवाती है। नए कप, ग्लास, मेजपोश, पर्दे और रखी सहेजी चादरों से उसका कमरा सजाती है। व्यवस्थित होता और उदास घर नया दिवाली सा हो जाता है।
उनकी हजामत के लिए नई ब्लेड लेकर बाबूजी और गर्म पानी लेकर खड़े रहते हैं छोटे भाई। उनकी छुई मुई घरवालियाँ 26 घंटे उनकी छुई मुई घरवालियाँ 26 घंटे उनसे यूं सटी रहती हैं मानो फंस गई हूँ किसी अनजान ग्रह पर। यहाँ की बोरियत में उन्हें दिन के 24 घंटे 26 ही तो लगते हैं। खाने के तीनों वक्त इनके बच्चों को देवताओं की तरह ढूंढा जाता, लेकिन इनके हिसाब से इनकी यही शिकायत रहती कि इन्हें ही कम पूजा जाता है। इन साहब टाइप भैया के सामने मायके से आई बहनें अपना सारा मेहमानपना भूल जाती और इनकी प्रिय भाभी की चाकरी करती, आगे पीछे डोलती न थकती। पड़ोस के घर से टेलीविज़न देख देर रात घर लौटे भाई सहमे रहते, इनकी रूखी आंखों से दी गई घुड़की से। ना जाने क्यों इन बेटे कम साहब का मिजाज हमेशा घास फूस की तरह उखड़ा बिगड़ा तुनका भुनका ही रहता। ये संतुष्ट ना रहते जितने दिन भी रहते। माँ को दी जा रही दवाइयों से इनका कोई लेना देना ना रहता। पिताजी के चश्मे का फ्रेम उनसे अपना कोई दुख दर्द कहने की हिम्मत तक ना कर पाता। सबके सोने खाने पीने उठने बैठने के तौर तरीके बदलने पर जोर देते वे नाराजगी जताते। पूरा घर चक्कर घिन्नी बन इनके इर्द गिर्द परिक्रमा करता और नई बहुओं में वो मीन में एक ऐसे निकालते मानो चावल में से चावल ही बीन रहे हो। क्या मालूम कोई सौतैया डाह हो, कोई पिछले जन्म का। इनके विपक्ष से डरते डरते सबके पक्ष रखती है माँ। दोनों पालों में बटी समझाती बुझाती है। इनकी गुस्सा नाराजगी से इतर इनकी समझ से भी समझदार जीवन संगिनी धीमी जुबान से इतना शहद टपकाती है कि बाकी सबको मीठा देखते ही उबकाई सी आती है। हम उम्रदराज माँ बाप के सामने ये बेटे कम साहब मेहमान से अधिक मेहमान बने, कभी खुश नहीं दिखे। जाते जाते अम्मा के हाथ 100-200 रुपये धर गए और गिना गए छोटों की जिम्मेदारियां, हिदायतों की लंबी चौड़ी फहरिस्त थमाने का फर्ज। अपना छोटा परिवार सुखी परिवार लेकर वापस लौट जाते हैं। माँ बहुत देर तक सुबकती है, पूरे घर से नजरें चुराती है। घर कुछ यूं समेटती है मानो मन ही मन अपनी ढीठ ममता से मांग रही हो माफ़ी। मेरा प्रश्न ये है कि जो ये बेटे आए आज से 25-30 साल पहले, क्या उन माँओं की ममता कभी नहीं उछाल मारती होगी? कहाँ दफन कर लिया उस ममता को उन माँओं ने कि कभी आप फ़ोन कर कर जब महीने 2 महीने में पूछ पाते हैं तो आपको वैसी ही अनुभूति होती है। किसी घर में केवल जन्म लेने भर से ही अपना घर नहीं हो जाता। घर यदि मन की कह पाता, घर अगर अपने मन की कह पाता तो शायद कहता माँ बाप दोबारा नहीं मिलेंगे अब। सुना है ये बेटे कम साहब घर को मंदिर मानते हैं। ये भी मैंने कई घरों में देखा अपने पास माँ बाप को रख नहीं सकते हैं। उसी को मैंने कविता में बांधा है। ये बेटे कम साहब घर को मंदिर मानते हैं और माता पिता को साक्षात देवी देवता। तभी तो इनकी आस्था इतनी कट्टर होती है कि मंदिर से बाहर एक आध दिन के लिए भी अपने खुद के घर ले जाना ये मानो पाप समझते हो। तो ये बस दर्शन करने आते हैं और चले जाते हैं। इनके घर का एक कोना भी माँ बाप के लिए कभी 10-15 दिन से ज़्यादा के लिए खाली नहीं हुआ। सोचिए, ये जिस शहरीकरण में बसे वहाँ माँ बाप के तौर तरीके, उठने बैठने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका इनकी सुघड़ गृहिणी बीवियों के समक्ष थोड़ा खराब हो गया और ये दूर हो गए माँ से। इन सब बेटों की माएँ अपने अंतिम समय में आईसीयू के बेडों पर पड़ी। विभिन्न हॉस्पिटलों में कई माँओं को मैंने देखा और अपने अनुभव से जो मैंने जाना,
कि नीम बेहोशियों में भी इनकी मनपसंद सब्जियां बनाकर फलाने ढिमकानी कटोरियों में सजाने की बात बड़बड़ाती करती हुई पाई जाती। इस बार मेरा बेटा आएगा तो मैं ये सब्जी बनाकर खिलाऊंगी, इस बार मेरा बेटा आएगा तो मैं ये मिठाइयाँ बनाऊंगी। नीम बेहोशियों में भी ये बात करते हुए कई माएँ आईसीयू बेडों पर अपनी अंतिम सांसें गिनते हुए पाई गईं। हर चीज़ की कीमत चुकानी होती है। इन्होंने गुर्बती में छोटों की फीस चुकाई, ये बड़े थे। छोटों की परवरिश में थोड़ा इन्होंने आर्थिक सहयोग दिया और छोटों ने ताउम्र इनकी नौकरी बजाई। बेटे कम साहब शायद ये कभी नहीं जान पाएंगे कि माँ बाप के मकान में भी एक दिल होता है। माँ बाप छोड़िए, मकान में भी एक दिल होता है जो चाहता है आपका बचपन जहाँ बीता वहाँ आप कुछ दिन आइए, गुजारिए और उन माँ बाप को वही अनुभूति दीजिए। पर माँ बाप के मकान में भी एक दिल होता है, पर इनके हिसाब से वो केवल विल होता है। एक बार माँ बाप की मृत्यु होने के बाद इन्हें कोई गुरेज नहीं होता बंटवारा करने में, वहाँ जाकर अथाह संपत्ति या जो भी बचा है उसको लेने में। हालांकि ये नियम है, पर फिर भी क्या सचमुच उस संपत्ति पर जिस माता पिता मातृ ऋण और पितृ ऋण से आप ऋण नहीं हुए, वो सिर्फ विल नहीं है आपके लिए? धन्यवाद। आशा करती हूँ उसने आपकी सोई हुई भावनाओं को छुआ होगा। थैंक यू।